तीसरा केस देखेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, जहां पे हमारा पॉपुलेशन बंटन है नॉर्मल, लेकिन जैसे पहले हमने एज्यूम किया था कि जहां पे सिग्मा नोन है, अब हम एज्यूम करेंगे कि म्यू और सिग्मा स्क्वायर दोनों अननोन है, म्यू सिग्मा स्क्वायर अननोन है। ये भी केस हमने दूसरे टाइप ऑफ उदाहरण में देखे थे, जहां जो अभी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, जब सैंपल साइज इज सफिशिएंटली लार्ज, तब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू के लिए तय किया था। अब ये जो तीसरा केस है, उसमें हम n लार्ज एज्यूम नहीं करेंगे। ओके, तो n कोई भी हो सकता है। सो जैसे पहले हमने देखा म्यू हैट तो होगा x बार, और सिग्मा स्क्वायर हैट अच्छा एस्टिमेटर है s स्क्वायर सैंपल वेरिएंस। तो जैसे हमने पहले देखा था कि x बार माइनस यू बाय एस बाय स्क्वायर रूट n, जो अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अगर n सैंपल साइज सफिशिएंटली लार्ज है तो ये जो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल है ये भी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है। लेकिन इस सिचुएशन में जब हमारे पास नॉर्मल बंटन है और म्यू और सिग्मा स्क्वायर दोनों अननोन है, तब एक्चुअली हम ये जो रैंडम वेरिएबल था उसका एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फिर एक बार पता कर सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, एक्स बार का बंटन यूज करके हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं। सो यह है एक थियरम, हम प्रूव नहीं करने वाले, लेकिन ये एक अच्छा फैक्ट है। तो मैं ये पूरी तरह से लिख लूं, व्हेन एक्स बार is the sample mean or denotes the sample mean for a random sample mean of a random sample from a n mu sigma square population, normal population with mean mu and variance sigma square, then the random variable x bar minus mu divided by s divided by square root n, अगर सैंपल साइज लार्ज होता तो हमें पता है ये अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है, ये अप्रोक्सीमेटली स्टैंडर्ड नॉर्मल भी है। लेकिन अगर n लार्ज नहीं है, फिर भी हम इस रैंडम वेरिएबल का एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पता कर सकते हैं। वो एक हम नया डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं, हैज अ टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी को छोटा ही लिखते हैं हमेशा, टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये दो तीन चीजें अलग हो गई है हमारे लिए इस स्टेटमेंट में। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता नहीं है, अभी तक हमने इसको देखा नहीं है। ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी नया है। तो एक्स बार माइनस म्यू बाय एस बाय स्क्वायर रूट एन नॉर्मल नहीं है। जब हमारा ओरिजिनल बंटन नॉर्मल है, लेकिन हम सिग्मा से डिवाइड नहीं कर रहे। अगर हम सिग्मा से डिवाइड करते तो ये तो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, लेकिन हम सिग्मा के बजाय एस से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये अलग बंटन है, उसको टी डिस्ट्रीब्यूशन बंटन है, टी बंटन है। तो इसलिए मैं इस स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल को z से नहीं दर्शाऊंगा, मैं इसको दर्शाऊंगा कैपिटल T से। ठीक है,
ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है? ये तो थियरम हो गया, जैसे कि मैंने कहा ये थियरम यूज करके हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे। लेकिन टी डिस्ट्रीब्यूशन है एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, इज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसका पीडीएफ भी नहीं लिखने वाला हूं, लेकिन ये जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी एक फैमिली है डिस्ट्रीब्यूशन की। इट हैज वन पैरामीटर लेकिन टी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में इस पैरामीटर को बोलते हैं कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है इस टी डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर, और जो थियरम मैंने लिखा उसमें लिखा है टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n-1। लेकिन जैसे कि मैं लिख रहा हूं, टी डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में उस पैरामीटर को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको आमतौर पे इस सिंबल न्यू से दर्शाते हैं, और जहां पे न्यू की वैल्यूज क्या होगी? न्यू कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 वगैरह इसकी वैल्यूज रहती है। आगे जाने से पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल तय करने से पहले हम इस नए डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर ले। प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। So let T sub nu denote the T distribution with new degrees of freedom। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को मैं लिख रहा हूं d डॉट f डॉट। न्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये ग्रीक लेटर है न्यू जो हम दर्शा रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा मैं इसके पीडीएफ नहीं लिख रहा हूं, लिख सकते हैं, लेकिन हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा देखेंगे। सो ईच टी न्यू, इसको हम अगर प्लॉट करेंगे इस पीडीएफ फंक्शन को, तो इसका शेप बेल शेप होता है, जैसे कि हैज अ बेल शेप्ड कर्व। बेल शेप्ड ग्राफ सेंटर्ड एट 0, उसका मीडियन होता है 0, और सिमेट्रिक भी होता है। बेल शेप्ड मतलब वे सिमेट्रिक कर्व है, जैसे कि नॉर्मल कर्व होता है। लेकिन ईच टी न्यू कर्व is more spread out than the Z curve। Z curve मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। जैसे जैसे ये पैरामीटर की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, as न्यू increases, as the degrees of freedom न्यू increase, the spread of the curve decreases। और फाइनल प्रॉपर्टी जो मैं लिख रहा हूं, as न्यू goes to infinity, t न्यू curves approximate the standard normal curve, approach or approximate the Z curve।
इसके लिए जेड कर्व को भी जेड कर्व को कभी कभी टी इंफिनिटी कर्व भी कहते हैं। ये जो सब प्रॉपर्टीज है मैं एक प्लॉट के द्वारा दर्शाता हूं। ये मैंने यहाँ पे 4 प्लॉट्स ड्रॉ किए हैं। जो सबसे नीचे वाला प्लॉट है, ये सभी प्लॉट्स है 0 के ऊपर सेंटर्ड। ये सभी ग्राफ्स है बेल शेप, सिमेट्रिक है, और जैसे 0 से दूर जाएंगे पॉजिटिव साइड में भी और निगेटिव साइड में भी, ये ग्राफ्स नीचे आ रहे हैं स्मूथ तरीके से। जब सबसे जो ऊपर दिखाई दे रहा है कर्व ब्लू कलर का, वो है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, और बाकी जो 3 कर्व्स है वो है टी कर्व्स, अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। जो ग्रीन कर्व यहाँ पे दिखाया है, मैंने ड्रॉ किया है, ये है टी कर्व विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप देख रहे हैं कि ये इसका पीक तो छोटा है और उसका स्प्रेड भी ज्यादा है, शून्य से दूर। ये लाल कर्व है टी विथ 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, न्यू इक्वल टू 5 के लिए, और ये जो तीसरा ब्राउन कर्व है वो है न्यू इक्वल टू 25 के लिए। जैसे जैसे न्यू की वैल्यू बढ़ रही है, ये जो टी न्यू कर्व्स है वो ब्लू कर्व के पास जाते दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो चारों प्रॉपर्टीज मैंने लिखी थी, वो सभी 4 प्रॉपर्टीज इस एक प्लॉट से मैंने दर्शाने की कोशिश की है। जैसे ये चारों प्लॉट्स मैंने आर सॉफ्टवेयर यूज करके ड्रॉ किए हैं। तो इसका हम यूज कैसे करेंगे? हमें तो पता करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू का। तो जब हमें पता था कि x बार माइनस म्यू बाय सिग्मा ओवर रूट एन इज नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो हमने z अल्फा की वैल्यूज यूज करके इसको वो कॉन्फिडेंस इंटरवल को तय किया था। तो हमारे पास अब z कर्व यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, ये है टी बंटन। तो जैसे z अल्फा जो बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, उसी तरह क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ 40 डिस्ट्रीब्यूशन भी पता कर सकते हैं। सो टी अल्फा न्यू नोटेशन मैं डिफाइन कर रहा हूं, इज अ क्रिटिकल वैल्यू फॉर टी न्यू डिस्ट्रीब्यूशन। सो टी अल्फा न्यू में न्यू आ रहा है, तो टी न्यू डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ न्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और वो कौन सी वैल्यू है? वो इस तरह की वैल्यू है जहां पे हमारा टी रैंडम वेरिएबल ये टी अल्फा न्यू से ज्यादा की वैल्यूज लेने की प्रोबेबिलिटी होगी अल्फा। तो फिर एक बार अगर मैं ये ग्राफ पे दिखाऊं, तो ये अगर हमारा कर्व है टी न्यू कर्व है ये, तो टी अल्फा न्यू वो वास्तविक संख्या होगी जो जिसके लिए टी अल्फा न्यू के राइट में ये टी न्यू के नीचे वाली एरिया होगी अल्फा। जैसे जेड कर्व के लिए क्या था, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में था, हमें सिर्फ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वैल्यूज पता करने से काम बन जाता था, क्योंकि हम कोई भी नॉर्मल वैल्यूज को स्टैंडर्डाइज करके स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास ले जा सकते थे। लेकिन टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उस तरह का हम नहीं कर सकते। लेकिन
टी वैल्यूज भी टेबुलेट की जा सकती है, और जो की है लेकिन एक टेबल से काम नहीं चलेगा। तो ये आप देख रहे हो क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने पहले ही बोलना चाहिए था, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा नाम है स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां स्टूडेंट एक साइंटिस्ट का नाम है। सो उसके नाम पे, उनके नाम पे ये डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है। तो आप देख रहिए स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से अलग तरह का टेबल है, लेकिन जो डायग्राम ऊपर आप देख रहे हैं वो दर्शाता है कि ये क्या वैल्यूज ले रहे हैं। जो टेबल के अंदर की वैल्यूज है वो ब्लैक या शेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटी, सॉरी वो है टी अल्फा न्यू की वैल्यू। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यू की वैल्यूज पहले कॉलम में दी गई है, 1 2 3 से लेकर इस टेबल में दी गई है 50 तक, नहीं 50 तक तो पूरे न्यू की वैल्यूज है, उसके बाद 60 70 80 100 वगैरह वगैरह, और इंफिनिटी तक गई है जो है जैसे मैंने कहा स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स की वैल्यू। और ये जो अपर टेल प्रोबेबिलिटी है वो कॉलम हेडिंग्स है, 0.2 0.1 0.05 वो है अल्फा की वैल्यूज। और आपने अगर नोटिस किया होगा ये लास्ट रो में जो है वो है कॉन्फिडेंस लेवल। सो कॉन्फिडेंस लेवल 60%, 90%, 92% वगैरह वगैरह। तो अगर हमें पता करना है किसी भी फिक्स्ड टी के लिए, सॉरी फिक्स्ड न्यू के लिए और फिक्स्ड अल्फा के लिए टी अल्फा न्यू की वैल्यू, तो ये हम टेबल से देख सकते हैं। सो एक एग्जांपल, एक उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं क्या करना है। तो ये है, मैं उदाहरण देखने से पहले ये देख ले हम कि इसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्यों कहते हैं। तो ये जो टी की परिभाषा थी एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस बाय स्क्वायर रूट एन, उसमें ये सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन एस या सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर आ जाता है। तो एस स्क्वायर की परिभाषा में ये डिविएशंस फ्रॉम मीन आ जाते हैं, x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार वगैरह वगैरह, xn माइनस एक्स बार। ये n अलग अलग डिविएशंस आते हैं, इनको हम स्क्वायर कर लेते हैं और उसको सम कर लेते हैं और n-1 डिवाइड करके स्क्वायर आता है। लेकिन ये सभी जो n डिविएशंस फ्रॉम मीन है वो सभी के सभी फ्रीली डिटरमिन नहीं हो सकते। वो आप ये नहीं कर सकते, मान लीजिए कि x1 माइनस एक्स बार की वैल्यू है, x2 माइनस एक्स बार की वैल्यू ये है और xn माइनस एक्स बार की वैल्यू ये है। ये कंसिस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने आर्बिट्ररी वैल्यूज चूज की, क्योंकि आप देख सकते हो xi माइनस एक्स बार अगर हम सभी n वैल्यूज को के तहत ये n डेविएशंस को सम अप कर ले तो उसमें एक रैखिक इक्वेशन बनता है, ये सब सम करने पे शून्य आती है। तो उसमें से आप आर्बिट्ररली n-1 वैल्यूज चूज कर सकते हैं। अगर कोई भी n-1 वैल्यूज आप चूज कर ले तो nth वैल्यू xn की फिक्स हो जाती है, xn की नहीं, xn माइनस एक्स बार की फिक्स हो जाती है, क्योंकि ये सभी डेविएशंस को सम करने के बाद शून्य हमेशा ही शून्य होगा। तो ये ओनली n-1 of the deviation values हम फ्रीली डिटरमाइन कर सकते हैं, फ्रीली चूज कर सकते हैं। उसी के लिए जो
हमारा रैंडम वेरिएबल था t, वो हम बोलते हैं n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये नाम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके कारण बना है। और अब हम एक प्रपोजिशन लिखते हैं इस सिचुएशन में कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकाले। सो लेट x बार एंड s बी द सैंपल मीन and sample standard deviation based on a computed from the values of a random sample of size n from a normal mu sigma square population। जैसे हमने पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल तय करने के लिए जो प्रोसीजर अपनाई थी, वही प्रोसीजर अगर हम अपनाए, लेकिन हमारा बंटन अभी चेंज हो गया है, तो वो नए बंटन के साथ हम वही कर सकते हैं। देन दी 100 times 1 minus alpha % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू कैसे हम तय कर सकते हैं? x बार माइनस z माइनस t अल्फा बाय 2 कॉमा n-1, पैरामीटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है n-1, टाइम्स s बाय स्क्वायर रूट n से लेके x बार प्लस t अल्फा बाय 2 n-1 टाइम्स s बाय स्क्वायर रूट n। सो बिल्कुल उसी तरह का फॉर्म है जो पहले था, सिर्फ हमारा बंटन अब चेंज हो गया है। t बंटन है n-1 पैरामीटर या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ। तो हम पहले जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल क्रिटिकल वैल्यूज नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे t के क्रिटिकल वैल्यूज। एक उदाहरण देखते हैं और देखते हैं वो कि हम वो जो पहले टेबल हमने देखा था उसको हम कैसे यूज करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। एक सैंपल लिया है जॉइंट के स्पेसिमेन से, सैंपल ऑफ जॉइंट स्पेसिमेंस of a particular type, gave a sample mean proportional stress yielded a sample mean proportional limit stress था 8.48 मेगा पास्कल्स। क्या देख रहे हैं? जो वेरिएबल है वो है लिमिट स्ट्रेस है जॉइंट्स का किसी मशीन में। तो वो है मशीन में या किसी औजार में जो है 8.48 मेगा पास्कल्स, और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन 0.79 मेगा पास्कल्स। मान ले कि ये जो बंटन है, ओरिजिनल बंटन है, एज्यूम स्ट्रेस इज नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, और हमें पता करना है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू एवरेज proportional limit stress, true average mu of the proportional limit
स्ट्रेस। मान लीजिए कि n है 14। तो हमें पता है कि जो प्रीवियस एग्जाम्पल से, प्रीवियस प्रोपोजिशन से, कि ये जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो बनेगा x बार प्लस माइनस द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दैट इज 13, न्यू इज इक्वल टू 13, और अल्फा हमारा है 0.05, तो हमें चाहिए अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0.025, और जैसे कि मैंने कहा न्यू इक्वल टू 13, और s बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, जो है x बार है हमारा 8.48 प्लस माइनस t क्रिटिकल वैल्यू हम पता कर लेंगे, मैं अभी वो उसी को दोहराता हूं, t 0.025 कॉमा 13, s की वैल्यू हमें पता है 0.79 और n की वैल्यू है 14। तो हम देखेंगे कि ये t 0.025 13 टेबल से, t डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से कैसे कर। तो पहले तो हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देख रहे हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 13, तो हम जो ये रो है 13 वाला रो, उसको हम देखेंगे, ये रो देखेंगे, और कॉलम कौन सा देखेंगे, हमें चाहिए 0.025 वाला कॉलम, तो ये आएगा यहाँ पे 2.16। ठीक है, तो ये वो आता है 8.48 प्लस और माइनस 2.16 टाइम्स 0.79 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो ये हमारा बनता है इस एग्जाम्पल में 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। थैंक यू।